हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर जो सॉल्व किया है वो था पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लास और प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। ये सभी बेस्ड है प्रयोगशाला परिचारक जो वस्तुनिष्ठ बुक है हरिराम पटेल पब्लिकेशन का, उस पर। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में सत्य है। हमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। तो सबसे पहले हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो किसी निश्चित ताप तथा दाब पर अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा मैंने? ऐसी अभिक्रिया जो किसी निश्चित ताप तथा दाब पर अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अग्र तथा पश्च क्यों कहा मैंने? जैसे हम कोई अभिकारक लेते हैं, ठीक है, ये हमने अभिकारक लिया कोई भी। अब इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये उत्पाद में परिवर्तन होगा, ठीक है, उत्पाद प्राप्त होगा हमें। अब इस उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त किया जा सकता है। यही है कि ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है। मतलब अभिकारक से उत्पाद तो मिलेगा, अब उत्पाद से पुनः अभिकारक में ये लौट सकता है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये जो सिंबल मैं लिखा हूँ यहाँ पर यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की सिंबल, ठीक है। यानी कि ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में है, ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अभी हमने देखा ये सही है। दूसरा दिया गया है ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है इनको किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है, यह भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में असत्य है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, ये सत्य है। अभी हमने देखा इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। सी में दिया गया है इनको किसी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन डी में है ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें असत्य का पता लगाना था और ऑप्शन बी इसमें गलत है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती, ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में सत्य है। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो किसी निश्चित ताप तथा दाब पर अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में नहीं चलती, ठीक है, ये केवल एक ही दिशा में चलेगी, ठीक है। जैसे हम अभिकारक लेते हैं, अभिकारक, अब इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये उत्पाद में परिवर्तन होगा, ठीक। अब ये उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता, यही है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये केवल एक ही दिशा में चलती है, यही इसका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, समझ आया। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हमें सत्य की पहचान करना था। ऑप्शन ए में दिया गया है ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा दिया गया है ये अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त करती है, तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है ये अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करती है, तो ये भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में असत्य है, पूछ रहा है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में असत्य पूछ रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे असत्य है, यहाँ आ गया है वो असत्य, ये है, ठीक। ऑप्शन ए में दिया गया है ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, तो ये पॉइंट तो सही है। दूसरा में दिया गया है ये अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। तीसरा दिया गया है ये अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्णता को प्राप्त करती है, ये भी पॉइंट सही है। डी में दिया गया है यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिक्रिया की वह अवस्था जब अभिकारकों को
तथा उत्पादों का सांद्रण समय के साथ नहीं बदलता, निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्या हो रहा है? अभिक्रिया की वह अवस्था जब अभिकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण समय के साथ नहीं बदलता, निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर हो सकता है। इसमें कन्फ्यूज़न है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही हो सकता है, क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया सही है या रासायनिक अभिक्रिया लेना सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साम्यावस्था पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग में संबंध किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी में है बढ़ती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साम्यावस्था में अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग में संबंध किस प्रकार होता है, ये आपको पूछ रहा है। तो साम्यावस्था के दौरान अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रिया में वेग समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक एवं प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन ए है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक साम्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक साम्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसमें परिवर्तन करने पर साम्यावस्था विचलित हो जाती है? ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी में दिया गया है ताप, ऑप्शन सी सांद्रण, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो किसमें परिवर्तन करने पर साम्यावस्था विचलित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि ताप में परिवर्तन करे या दाब में परिवर्तन करे या सांद्रण में परिवर्तन करे तो साम्यावस्था विचलित हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है धनात्मक, ऑप्शन बी में शून्य, ऑप्शन सी में है ऋणात्मक, ऑप्शन डी में है अनंत। साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान सक्रियता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, अब द्रव्यमान सक्रियता का नियम जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस नियम के अनुसार क्या बातें हुई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, सुनेंगे ध्यान से। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और इस नियम का जो प्रतिपादन किया है वो किया है गोल्डबर्ग एवं वागेल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया में वेग परिवर्तन किस प्रकार होता है? साम्यावस्था पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है समान, ऑप्शन बी में है असमान, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब साम्यावस्था पर है तो अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया में वेग परिवर्तन समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है? पूछ रहा है। जो साम्य स्थिरांक है उसको प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए दिया गया है उत्प्रेरक की उपस्थिति, दाब या आयतन, स्थिर दाब या आयतन पर निष्क्रिय गैस की उपस्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती है वो इन सभी के होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा शोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में
ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो घटता है या बी बढ़ता है या सी समान बना रहता है या ऑप्शन डी में है परिवर्तन नहीं होता? तो जब हम ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाते हैं तो ऑप्शन बी बढ़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप कि समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक पर जब ताप बढ़ा है तो बढ़ता है, अब जब ताप हम घटा रहे हैं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जब हम घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूछ रहा है अब। ठीक है, ऊष्माशोषी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में घट जाएगा और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊष्माशोषी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में ताप बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक को ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो ये घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊष्माशोषी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक का ताप घटाने पर क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PCl5 के वियोजन में सांद्रण बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो ये PCl5 जो लिखा है इसका पूरा नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जो कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? PCl5 के वियोजन में सांद्रता बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटेगी, सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा समान रहेगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन में सांद्रण बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PCl5 के वियोजन में दाब बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? अब जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है, दाब बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वियोजन पर अक्रिय गैस की उपस्थिति किस प्रकार प्रभाव डालता है? अक्रिय गैस की उपस्थिति वियोजन की साम्यावस्था अप्रभावित रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली-सातेलीय नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर किस दिशा में होगी? अब जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तब वो किस दिशा में होगी ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है जिधर आयतन कम होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है जिधर आयतन अधिक होगा, ऑप्शन सी जिधर आयतन समान होगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ली-साते नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर जिधर आयतन कम होगा उधर ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ली-साते नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर किस दिशा में होगी? ताप बढ़ाने पर किस दिशा में होगी? ऑप्शन ए जिस दिशा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऑप्शन बी जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी में है जिस दिशा में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ली-साते नियम के अनुसार साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर किस दिशा में होगी ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या कर रहे हैं तब? ताप बढ़ा रहे हैं तब। अगर हम ताप को कम करें या ताप को घटा दें तो ये जिस दिशा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उस दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ताप कम करेंगे तो जिस दिशा में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा
या ऊष्मा उत्सर्जित होगी उस दिशा में होगी, लेकिन हम ताप बढ़ाएं तो जिस दिशा में ऊष्मा का अवशोषण होगा उस दिशा में यह परिवर्तन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति साम्यावस्था को प्रदर्शित करती है? साम्यावस्था को प्रदर्शित करती है पूछ रहा है, साम्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, स्टोव पर खुले पात्र में जल उबल रहा है, पानी का ताप स्थिर है। ऑप्शन बी में दिया गया है, एक खुले पात्र में बर्फ जम रही है, बर्फ का ताप स्थिर है। ऑप्शन सी, एक गुब्बारे में वायु के साथ कुछ बूंदें जल की हैं, गुब्बारे का ताप स्थिर है। उपरोक्त सभी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक गुब्बारे में वायु के साथ कुछ बूंदें जल की हैं, गुब्बारे का ताप स्थिर है। और इसमें साम्यावस्था प्रदर्शित यही क्यों कर रही है? क्योंकि गुब्बारा बंद होता है और उस गुब्बारे के अंदर कुछ पानी की बूंदें हैं। अब पहला ऑप्शन दिया गया है स्टोव पर खुले पात्र में। अब जब खुला पात्र है तो ये साम्यावस्था को प्रदर्शित कैसे करेगा? वातावरण में और भी चीज़ें हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा भी ये है कि खुला पात्र में बर्फ जम रहा है, खुले पात्र में कैसे साम्यावस्था को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर ताप पर P और V को दुगुना करने पर साम्य स्थिरांक कितने गुना हो जाएगा? जब हम P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वैल्यू यानी कि दाब और आयतन को दुगुना कर रहे हैं, ठीक है, तो साम्य स्थिरांक कितने गुना हो जाएगा? तो साम्य स्थिरांक में जो दाब और आयतन है ये कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए ये स्थिर रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया H2 + Cl2 = 2HCl को 1 लीटर के फ्लास्क में अभिक्रिया कराया जाता है। यदि यही अभिक्रिया 2 लीटर के फ्लास्क में कराया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा। अभी मैंने बताया कि इसका आयतन से कोई प्रभाव नहीं डालता है, आयतन इसका कोई प्रभाव नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले के समान ही रहेगा, क्योंकि हम बड़े पात्र में करें या छोटे पात्र में करें ये समान रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक साम्य में निम्न में से कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अनुकूल होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अनुकूलित होगा पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है, एक या एक से अधिक उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने में। ऑप्शन बी में दिया गया है क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाने पर। ऑप्शन सी दाब बढ़ाने पर, या ऑप्शन डी है निश्चित समय पर ताप कम से कम उत्पाद को हटाने पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक या एक से अधिक उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक साम्य में निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अनुकूलित होगा पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है उत्प्रेरक केवल विलयन में ही सक्रिय होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है उत्प्रेरक मिलाने से साम्यावस्था स्थिरांक बदलता है। ऑप्शन सी उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। ऑप्शन डी है साम्यावस्था में मिश्रण का अनुपात उत्प्रेरक द्वारा बदल दिया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था, तो इसमें केवल ऑप्शन सी सत्य है, उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की उच्च मात्रा किस स्थिति में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है कम ताप पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस साम्यावस्था में साम्य पर दाब की वृद्धि पश्च अभिक्रिया का समर्थन करेगी? तो ये करेगी NH3 का विघटन साम्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10⁻⁻⁴ से तात्पर्य है कि साम्य ऑप्शन ए स्थापित नहीं होती है, ऑप्शन बी बराबर होता है, ऑप्शन सी पश्च दिशा की तरफ होता है, ऑप्शन डी अग्र दिशा की तरफ होता है।
तो किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10⁻⁻4 से तात्पर्य है कि पश्च दिशा की तरफ होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल में अविलेय यौगिक है? एसिटिक अम्ल में अविलेय यौगिक है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी जैविक परिवर्तन, या ऑप्शन डी में दिया गया है ए व बी दोनों। तो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ परिवर्तनशील होते हैं। किसमें परिवर्तनशील होते हैं? भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों में होने वाली भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जब पदार्थ में रासायनिक संगठन एवं भौतिक अवस्था दोनों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी जब पदार्थ में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है किंतु भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी में है जब पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन होता है। तो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ में होने वाली भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा पदार्थ में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है नमक का जल में घुलना, ऑप्शन बी बिजली के बल्ब का जलना, ऑप्शन सी गंधक का पिघलना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो भौतिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो नमक का जल में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, बिजली के बल्ब का जलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है, सी में दिया गया है गंधक का पिघलना ये भी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऑप्शन ए पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन बी में है पदार्थ के संगठन में परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ के भार में परिवर्तन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो इनके जो परिवर्तन है वो है पदार्थ के गुणों में परिवर्तन ये होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन भी होता है, पदार्थ के भार में भी परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। शक्कर का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, भोजन का पाचन क्रिया, गंधक का पिघलना। चूँकि शक्कर का घुलना, नमक का घुलना और गंधक का पिघलना ये सभी भौतिक परिवर्तन है, केवल भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमें यही पूछा गया था कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो भोजन का पाचन ही रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊष्मागतिकी, ऑप्शन बी में दिया गया है रासायनिक बलगतिकी, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी में है रासायनिक साम्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो ये 10th के बुक में 5 वर्गों में बांटा गया है, ये बताया गया है रासायनिक अभिक्रिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है अपचयन और उपचयन, जिसे साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 5 अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, जिसका साथ में होने पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक बलगतिकी के अनुसार
तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। तो आयनिक अभिक्रियाएं, लोहे पर जंग लगना, एस्टर का जल अपघटन, गंधक का पिघलना। तो इनमें से जो रासायनिक अभिक्रिया जो कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है वो है एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अति मंद यानी सबसे स्लो अभिक्रिया का उदाहरण। तो सबसे स्लो लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है अभिक्रिया की दर बराबर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में सही विकल्प है। ऑप्शन ए अभिकारकों का सांद्रण, ऑप्शन बी अभिक्रिया का ताप, ऑप्शन सी में दिया गया है अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोई रासायनिक अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा। गैसीय अवस्था में कोई हो रही है अभिक्रिया हो रही है, जब उसमें हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो आयतन में कमी के कारण अभिक्रिया में वेग वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगा आयतन के कमी के कारण। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है H2 + I2 = 2HI अभिक्रिया उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए मंद अभिक्रिया, ऑप्शन बी है तीव्र अभिक्रिया, ऑप्शन सी अति मंद अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंद अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 को गर्म एवं ठंडा करने से प्राप्त परिणामी अभिक्रिया को कहते हैं। तो प्राप्त परिणामी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक साम्य स्थिरांक के का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, या अभिकारक के सांद्रण पर, या उत्पाद के सांद्रण पर, या फिर अभिक्रिया के प्रकृति एवं ताप पर। इसमें से हमें सही कौन सा है ये चुनना है। तो इसमें से केवल तीसरा पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। आई होप कि समझ आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या स्पेसिफिक उस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा जिसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक साम्य के लक्षण के संबंध में सही विकल्प है। रासायनिक साम्य के लक्षण के संबंध में सही विकल्प हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, ये पॉइंट सही है। दूसरा दिया गया है अभिकारक को तथा उत्पादक की मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती है, तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था परिवर्तन नहीं होते, तो ये भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक परख नली में कैडमियम क्लोराइड यानी कि CdCl2 इसका आप देख पाएंगे कि अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित करने पर कैडमियम सल्फाइड किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होगा। जब हम एक परख नली में कैडमियम क्लोराइड के अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित करते हैं तो कैडमियम क्लोराइड किस रंग में, हमें जो कैडमियम क्लोराइड का जो अवक्षेप होगा वो किस रंग में प्राप्त होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी है रंगहीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
आयनिक साम्य को प्रभावित करने वाला कारक हैं। तो आयनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विलयन की तनुता, ऑप्शन बी पदार्थ का विद्युत अपघट्य स्वभाव, ऑप्शन सी विलायक की प्रकृति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आयनिक साम्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं पदार्थ का विद्युत अपघट्य स्वभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय, ऑप्शन डी है अनुत्क्रमणीय। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।